हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। बुक ऑफ स्प्रे के एक और न्यू एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था, वो वेटर कहता है बकवास बंद करो, क्या ये सब कुछ तियानु के एम्पायर की खुद की साजिश नहीं था। हमने शुरू में इस बात पर सहमति जताई थी कि हम विद्रोह को दबाने के लिए आपकी सेना भेजने में मदद करेंगे, लेकिन बाद में फिर हमें ही आक्रमणकारी घोषित कर दिया और हमारी जमीन भी छीन ली। तुम लोग तो सांप हो, धोखेबाज और लालची। आज मैं तुम्हें अपने क्वानरॉन्ग योद्धाओं की शक्ति दिखाऊंगा। बाकी लोगों ने भी सिर हिलाया, उनकी आंखें गुस्से में लाल हो गईं। यह सुनकर जुओफान अपनी मन में सोचने लगा, हाँ, उस वक्त का एम्परर ही था जिसने क्वानरॉन्ग को मदद के लिए बुलाया। मुझे नहीं लगा था कि इतनी गहरी बात एक वेटर तक पहुंच जाएगी। लगता है यह क्वानरॉन्ग के एम्परर की राजनीति है, लेकिन बात तो यही है और इसमें छुपाने जैसा कुछ नहीं। यह फैसला ऊपरी लोगों का था, आम लोग तो इससे सहमत नहीं थे। फिर वह कहने लगा, अब जब उस एम्परर की हार हुई तो जाहिर है कि वह अपनी बात पर कायम नहीं रह सका। उल्टा जिस दुश्मन से लड़ने के लिए तुम लोग आए थे वही जीत गया और उसने तुमसे हिसाब बराबर कर लिया। क्योंकि उसका तुमसे कोई सौदा नहीं था तो उसने तुम्हें इस्तेमाल किया। यह सुनते ही वेटर का चेहरा थोड़ा सा फड़का। फिर वो गुस्से में आकर जोर से बोला, मुझे इन सब बातों की परवाह नहीं है। हमें बस इतना पता है कि ये सब तियान्यू के लोगों का काम है। तुमने हमारे खिलाफ साजिश रची, इसीलिए हमारे लिए तो हर तियान्यू वाला हमें धोखा देने वाला ही है। जो सुनकर जुओफान ने कहा, नहीं नहीं, तियान्यू में भी कई अच्छे लोग हैं। अगर तुम एक का साथ दोगे तो बाकी तुम्हारे दुश्मन बनेंगे, और जबकि तुम हारे तो साफ है कि तुमने गलत पक्ष का साथ दिया। यह तियान्यू के लोगों का स्वभाव नहीं है। उनके लिए तुम उन लोगों के साथ ही दिखे जो उन्हें मारने आए थे। जुओफान ने फिर कहा, यह तुम्हारे एम्परर की बेवकूफी थी जो बिना समझे किसी दूसरे एम्पायर के मामलों में कूद पड़ा। और जब अपनी सिपाही कमजोर हो तो घर की रखवाली करो, किसी और की लड़ाई में मत कूदो। चुप हो जा। वेटर अब गुस्से से कांप रहा था। हमारा एम्परर दुनिया का सबसे अच्छा है। जब हमारी जमीन गई तब भी उसने हमें राजधानी में बसाया। हमारा कमांडर भी सबसे अच्छा है, अपने सैनिकों से प्यार करता है और अब तक कभी हारा नहीं। जुओफान ने भौहें उठाई। दुनिया के सबसे अच्छा एम्परर, हा हा हा, जिसने तुम्हारी जमीन गंवाई और फिर तुम पर थोड़ी दया कर दी और तुम उसे महान कह रहे हो। यह तो उसका फर्ज था। अगर वह इतना भी न करता तो वह एम्परर कहलाने लायक नहीं होता। और कमांडर तोबा टेशन बुरा नहीं है, मगर यह कहना कि वह कभी हारा नहीं जरा ज्यादा हो गया। कम से कम तियान्यू में तो वह लगातार हारता रहा, तभी तो तुम्हारा घर छिन गया। यह सुनकर वह वेटर गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है, अबे तू। जुओफान की यह बातें सबके दिल में चुभ गईं। वेटर और बाकी लोग गुस्से से पागल हो गए। वेटर चीखा, तूने हमारे एम्परर और कमांडर की बेइज्जती की। तू जिंदा नहीं बचेगा। तियान्यू के आदमी, आज तेरा यही खात्मा होगा। इसी के साथ वहां पर सब खड़े हो गए और जुओफान की ओर झपटे। यह देखकर जुओफान ने बस इतना कहा, कुछ प्रोफाउंड हेवन वाले और बाकी बोन टेम्परिंग वाले लोग अपनी भोली भाली आंखें खोलकर देखो। मैं रेडिएंट स्टेज के 8th लेयर पर हूँ। तुम जैसे साधारण लोग रेडिएंट स्टेज के 8th लेयर वाले को क्या कर लोगे। इतना सुनते ही वह वेटर शॉक्ड हो गया। रेडिएंट स्टेज, सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह सब सन्न रह गए और कांपते हुए कहने लगा, हमने बिना सोचे समझे बहुत बड़ी गलती कर दी। सन्नाटा ऐसा था जैसे उन सभी की कानों में धमाका हो गया हो। सभी लोग एक दूसरे को देख रहे थे। फिर जुओफान की ओर मूर्खों जैसी नजरों से देखा, लेकिन कोई हिला तक नहीं। वेटर तो अब पसीने में भीग चुका था, कांप रहा था जैसे कोई बच्चा हो और जैसे रोने ही वाला था। मुझसे कितनी बड़ी गड़बड़ हो गई। कम से कम मुझे उसका कल्टीवेशन लेवल चेक कर लेना चाहिए था गुस्से में आने से पहले। अब जाकर उसे समझ आया कि उसका बोन टेम्परिंग कल्टीवेशन इतना भी नहीं था कि वह जुओफान का स्तर देख पाए, यानी सामने वाला उससे कई गुना ऊपर था। रेस्टोरेंट के सारे लोग जुओफान को ऊपर से नीचे तक देखने लगे, फिर अपनी किस्मत को कोसने लगे। हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा, हम तो उसे छू भी नहीं सकते, जैसी हालत है हमारी। सब वहीं के वहीं अकड़ गए। तभी जुओफान हल्का सा हंसते हुए बोला, क्या हुआ, मुझसे लड़ना नहीं था तुम्हें? अभी अभी तुम सभी नहीं तो कहा था कि तुम मुझे मार डालोगे। सबने एक साथ सिर हिलाकर कहा, नहीं नहीं नहीं। उन सभी को अच्छे से पता था कि वह लोग उसकी बराबरी के नहीं थे। अगर अब हमला कर देते तो एक झटके में मारे जाते। तभी जुओफान हंसते हुए कहा, मैं सोच रहा था क्वानरॉन्ग का एम्परर इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है कि तियान्यू के झगड़े में टांग अड़ा दे। अब समझ आया, क्वानरॉन्ग वाले सिर्फ ताकत के भरोसे होते हैं, आंख बंद करके हमला कर देते हैं। इसे बहादुरी या वीरता कहना तो बस एक तरीके से किसी को बेवकूफ बुलाने जैसा है। सीधे शब्दों में कहें तो वे बहादुर और निडर हैं, लेकिन अगर साफ साफ कहें तो वे मूर्ख हैं।
हमला करने से पहले थोड़ा दिमाग भी तो लगाओ। क्या आपने और आपके सम्राट ने कोई भी कदम उठाने से पहले उसके परिणामों पर रत्ती भर भी विचार किया था? खैर, वो सैकड़ों मील जो तुम हार गए वो तो अब जायज ही लगते हैं। कांपते हुए इस बेइज्जती पर सबके चेहरे लाल हो गए। पहले तो जुओफान बस खुद को बचा रहा था, लेकिन अब तो वह खुलेआम उनके एम्परर और पूरी कौम को नीचा दिखा रहा था। क्वानरोंग के लोग अंदर ही अंदर जल गए, लेकिन इतना भी नहीं कि हमला कर देते, क्योंकि जुओफान का मुक्का यहाँ पर सबसे भारी था। सबकी हालत देखकर जुओफान मुस्कुराया, लेकिन अब और ज्यादा मजाक नहीं किया, क्योंकि आम लोगों से उसकी कोई लड़ाई नहीं थी। चुपचाप बोला, तुम लोग कुछ नहीं करोगे तो मैं ही से शुरू करता हूँ। हमला। वेटर डर के मारे चिल्ला पड़ा। एक रेडिएंट स्टेज का आदमी तो बस सोचते ही मार सकता है। सब मारे जाते। तभी बाकी लोग घबराकर घुटनों पर गिर गए और अपनी जान की भीख मांगने लगे। तभी जुओफान तिरस्कार पूर्वक बोला, तुम सभी क्या कर रहे हो? कौन मारेगा तुम्हें? तुम लोग तो इसकी लायक भी नहीं हो। मैं तो बस यह कहने वाला था, अगर तुम लोग कुछ नहीं करोगे तो मैं 2-4 सवाल पूछ लूं, फिर निकल जाना। यह सुनकर वह वेटर कहता है, अरे तो ये बात है, किस कमीने ने पहले ही चिल्ला दिया कि वह हमला करेगा? सबने राहत की सांस ली। कुछ लोग कहने लगा, साला मेरी तो जान ही निकल गई थी। उसने सिर झुका लिया और अंदर ही अंदर सोचने लगा, मुझे क्या पता था कि यह बंदा उल्टा चलेगा। आमतौर पर तो अगर सामने वाला हमला ना करे तो दूसरा करता है ना। लोगों की घूरती नजरों को नजरअंदाज करते हुए जुओफान बोला, वेटर तुझसे ही पूछता हूँ, तू जो लड़ाई की बात कर रहा था वह किसके साथ हो रही है? यह सुन के वेटर हैरान होकर पूछता है, आपको नहीं पता? जुओफान ने आंखें घुमाई और गुस्से में बोला, तो फिर पूछ क्यों रहा हूँ मैं? हाँ, सीनियर ने तुमसे सवाल किया है और तुम बहस कर रहे हो। जल्दी जवाब दे दे, इससे पहले कि सीनियर नाराज हो जाए। वेटर, ज्यादा बात मत बना, जवाब दे। रेस्टोरेंट के सारे लोग उस पर चिल्लाने लगे और उसे नीचा दिखाने लगे। वेटर झुककर बोला, सर हम लोग तियान्यू से युद्ध कर रहे हैं। आप भी तियान्यू से हो तो मुझे लगा आपको पता होगा। जो सुन के जुओफान कहता है, क्या फिर से लड़ाई शुरू हो गई? लेकिन किस लिए और कब से यह चल रहा है? वेटर जवाब दिया, करीब 1 महीना हो गया। सुना है हमारे सम्राट को गार्डियन सेक्ट का पूरा समर्थन मिला है और उन्होंने हमारी जमीन वापस लेने की कसम खा ली है। साथ ही 8 साल पहले जो गलती हुई थी उसे सुधारने के लिए बॉर्डर पर मार्शल लॉ लगा दिया गया है, ताकि कोई तियान्यू का जासूस अंदर न आ सके। इसलिए जब आपने इतना कहते ही देशभक्ति में डूबा वेटर यह भूल गया कि वह क्या बोल रहा था और किसके सामने बोल रहा था, तो उसने तुरंत चुप हो जाना ही बेहतर समझा। फिर अपनी मुंह में हाथ रखते हुए सोचता है, दिमाग गड़बड़ था क्या जो मैं ऐसे बंदे को रिपोर्ट देने लग गया? यह कोई जासूस हो सकता है। यह देखकर जुओफान मुस्कुराते हुए कहता है, घबरा मत, मैं कोई जासूस नहीं हूँ। क्या कभी किसी जासूस को खुलेआम जानकारी निकालने की कोशिश करते देखा है? वैसे भी जो तूने अभी तक बताया वह तो सबको पता है। मैं तो सालों से तियान्यू से दूर था, अब वापस जा रहा हूँ, इसलिए कुछ नहीं पता था। वेटर ने चैन की सांस ली। चलो, देश तो नहीं बेचा मैंने। जुओफान ने गहराई से सोचा, यहाँ कुछ गड़बड़ है। मैं लुओ क्लैन की ताकत देख चुका हूँ और क्वानरोंग के पास इतनी हिम्मत नहीं कि वह तियान्यू पर हमला करें। और बीस्ट टेमिंग सेक्ट अगर उनका साथ दे भी रहा है तो वह तो एक ही सेक्ट है, जबकि सामने 3 गार्डियन सेक्ट हैं। मतलब कोई अंदर खाने सौदा हुआ है क्या? कोई न कोई फिर से पर्दे के पीछे से साजिश रच रहा है। दोनों पक्षों के उच्च पदस्थ अधिकारियों के बीच आखिर कौन सा घिनौना समझौता हुआ है? जो सुन के वेटर ने हैरानी से पूछा, आप क्या कह रहे हैं सर? जुओफान ने हाथ घुमाया, कुछ नहीं, वैसे भी इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। क्वानरोंग तो वैसे भी हार जाएगा। हाँ, एक और बात पूछनी थी, क्या तुम्हारे यहाँ कोई ऐसी जगह है जहाँ का नज़ारा बेहद शानदार हो? क्या आपको यहाँ कोई प्रसिद्ध पर्वत, नदियाँ या अनोखे दर्शनीय स्थल पता है क्या? प्रसिद्ध पहाड़ और नदियाँ? वेटर तो जैसे समझ ही नहीं पाया। लोग भी चकरा गए। उसने फिर सिर हिलाकर कहा, सर क्वानरोंग ऐसी जगह नहीं है जैसे तियान्यू है। यहाँ सब सूखा सूखा है, तो नज़ारा कहाँ से मिलेगा? अगर आपको घूमना है तो तियान्यू जाइए, वहाँ हर तरफ हसीन नज़ारे हैं। जो सुन के जुओफान फिर से पूछता है, तो फिर कोई खतरनाक पहाड़ वगैरह है? कोई ऐसा इलाका जहाँ जानवर अक्सर गायब हो जाते हों और जो इंसानों को निगल जाती है और इंसानों और जानवरों के गुजर जाने के बाद बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाती है? इतना कहते ही जुओफान सोचता है, जहां वर्ल्ड विंड टनल की वजह से स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा होती है वहां जरूरी नहीं कि कोई जन्नत बने, वहां का माहौल बिल्कुल उल्टा भी हो सकता है। दूसरी ओर वेटर अब भी कंफ्यूज था। सर आपने ऐसा कहां से सुना? हमारे यहाँ सब सूखा जरूर है, पर ऐसा नहीं है कि जहर भरी जमीन हो, वरना हम लोग कब के मर गए होते। जुओफान ने माथा सिकोड़ लिया और सोचने लगा, क्या वो बूढ़े ड्रैगन एंसेस्टर के सेंस गड़बड़ थे जब उसने नक्शा बनाया था?
यहाँ तो वर्ल्ड विंड टनल का कोई नामो निशान नहीं है। इसका मतलब बाकी जगह भी गलत हो सकती है। इतने बड़े इलाके में मैं कैसे ढूंढूं 8 वर्ल्ड विंड टनल्स को? जुओ फान उलझन में था। वेटर और बाकी लोग सांस तक नहीं ले रहे थे। डर था कि कहीं वह गुस्से में ना आ जाए और उन्हें मार डाले। सब उसके अगले शब्द का इंतजार कर रहे थे। तभी कोई एक टेबल को लात मारते हुए अंदर आता है और कहता है, यहाँ के मालिक कहाँ हैं? यह सुनते ही इस भारी माहौल में सबने अपनी सिर घुमाया। तभी कुछ भारी कदमों की आवाज आई और 2 हट्टे कट्टे लोग अंदर दाखिल हुए, बढ़िया कपड़े पहने हुए, और उनकी कद काठी साफ बता रही थी कि वह पीक प्रोफाउंड हेवन स्टेज के कल्टीवेटर हैं। तभी वह दोनों कहता है, हमारी 6th प्रिंस ने यह जगह बुक की है, इसीलिए सब बाहर निकलो। इसी के साथ यह एपिसोड यही पारी खत्म होता है। गुड बाय।